क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्कैप फोल्डिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ये इसमें किसी समस्या के समाधान के लिए संकेत सूत्र प्रदान करना है बच्चों को और विद्यार्थियों को चिंतन के निर्देश करने में पूछा प्रश्न, मतलब ए और डी राइट होगा, बी सही होगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के मानवतावादी उपागम कौन कौन से हैं। तो अधिगम के मानवतावादी उपागम हम देखेंगे। बेहतर अधिगम हेतु आचरण, ये भी सही है। बल उच्चतल स्तर के अधिगम पर है, ये भी सही है। जिसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। अधिगमकर्ता की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, बिल्कुल। इनका मानना है कि अधिगम तब प्रभावी हो जाता है जब यह आवश्यकता आधारित होता है। सब के सब यहाँ पर ऑप्शन सही है, हमारा तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण कौन सा है। तो ये समकक्ष मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का सा है। अंग्रेजी में देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेटिव अप्रोच टू एवेल्यूएशन सिस्टम। तो इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, न कि नॉर्म रेफरेंस या पीयर इवेल्यूएशन, न ट्रांजेक्शनल। ओ स्टैंडर्ड नहीं, पीयर इवेल्यूएशन, समकक्ष, ये मतलब है करीब, ठीक। नेक्स्ट होगा स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 भौतिक विज्ञान गणित रसायन शास्त्र से संबंधित है। जाहिर सी बात है, सबको जब जाहिर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ही है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ICT का आ गया है। कौन ICT साधन मन चित्रण से संबंध है, मतलब माइंड मैपिंग। ICT इससे माइंड मैपिंग। तो ये हमारा माइंड सीटर, एक्स माइंड और सी मैप। ये स्क्रीन कास्ट मैटिक, एडोब फोटोशॉप, ये नहीं होगा। ऊपर के तीनों सही हैं, तो ABC इज राइट। नेक्स्ट सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। तो इसमें इनमें प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगसूम बनाने में कठिनाई होती है। पहला ही नेगेटिव आ गया, गलत होगा। इनसे उत्तरदाताओं के उत्तरों को स्वाभाविकता का ह्रास होता है। दोनों नेगेटिव है, दो निगेटिव पूछ भी रहा है, तो हमारा ए वाला मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर राइट होगा। नेक्स्ट साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या से प्राप्त होती है। साहित्य की समीक्षा उसके शोध के क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्रविधिकीय उपागम के अध्ययन में कोई सहायता नहीं करता है। ये बिल्कुल अनर्थ है। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। तो हमारा तीसरा राइट होगा, क्योंकि साहित्य समीक्षा हमारा निष्कर्षों व्याख्या में सहायता होता है और उपागमों के अधिगम में भी सहायता करता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु विश्लेषण प्रलेखों तथा पाठों के विश्लेषण का एक उपागम है, जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। कोई जरूरी नहीं है गुणात्मक हो, मात्रात्मक भी हो सकता है। और दूसरा विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है, ये तो सही है। एक गलत है, दूसरा राइट है। नेक्स्ट है यदि आप यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चर का दूसरे चर के साथ कारणात्मक संबंध है, तो आपका दूसरे संभव कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना होगा। इसमें समाविष्ट कारण संबंध है। तो कह रहा है निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो दिए गए चर के साथ कारणात्मक संबंध होना चाहिए। यदि आपको दूसरे संभव कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होगा तो वो जाहिर सी बात है इंटरनल वैलिडिटी काम करेगा, राइट। तो उसमें सहप्रसरण नियम, कारणात्मक अस्पष्टता बिल्कुल नहीं होगा। कालिक पूर्ण प्रदर्शन सूचक, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आंतरिक वैधता नियम यहाँ पर कार्य करेगा, तो चौथा राइट होगा। डेटा में माध्यिका मान को प्रदर्शित करने में कौन सा आरेख डायग्राम उपयोग होता है। जब जाहिर क्वेश्चन है, इसमें हम बॉक्स प्लॉट करते हैं, राइट। माध्यिका मान को जब प्रदर्शित करता होता है तो हम बॉक्स में रखते हैं कि बार चार्ट, पाई चार्ट या प्रतिनिधित प्लॉट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉक्स में ही हम इसको एनरोल करते हैं, राइट। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया के श्रोतागण किससे प्रभावित होते हैं। अंग्रेजी में देखें तो ऑडियंस ऑफ डिजिटल मीडिया आर अफेक्टेड बाय लिमिटेड जाग्राफियर या फ्रेगमेंटेशन या पैसिव या आइडेंटिटी क्राइसिस। तो श्रोतागण या तो फ्रेगमेंटेशन से या कह लो खंडितता से प्रभावित होते हैं, न कि सीमित भौगोलिक क्षेत्र से निष्क्रिय संदेश से पहचान का संकट है, राइट। नेक्स्ट है फिल्मों के में क्लोज अप्स को क्या कहा जाता है। उसको हम कहते हैं विजुअल पैराडाइम या दृश्य प्रतिमान। यहाँ पर असक्रिय प्रतिमान, स्थिर प्रतिमान और परिवर्तित प्रतिमान बिल्कुल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है कौन से संप्रेषण की बौद्ध अवधारणा की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो प्रक्रिया उन्मुखी एक हो गया, दूसरा है अर्थ का सृजन, तीसरा है व्यवहार केंद्रित। ऐसे में बचे हैं A और C, अपदात्मक एक द्वितीय। ये दोनों गलत हैं। केवल B और D और E हमारा राइट आंसर होगा संप्रेषण बौद्ध अवधारणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि जनसंचार प्रक्रिया का अध्ययन संदेशों के विविध दृष्टिकोण द्वारा अभिलक्षणित होता है। संकेत विज्ञान संदेशों के संरचन पर सूक्ष्म दृष्टिकोण तलाशती है। बिल्कुल सही है, एकदम पॉजिटिव बेन बोल रहा है, दोनों के दोनों तो हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन, समुदाय या कम्युनिटी और समन्वय इन सब व्युत्पत्ति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे समाज का विकास हुआ है संप्रेषण की इत्यादि सरल प्रणालियाँ सामने आई हैं, वैसे वैसे संप्रेषण की जटिल प्रणालियाँ भी आई हैं। जरूरी नहीं है कि सरल ही आई हो। राइट, तो कथन एक सत्य है लेकिन दो असत्य है। नेक्स्ट है कि कानपुर को हम JMT क्यों लिखते हैं कोड में, मुंबई को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। जैसे जे बाद के आता है, जेड के बाद एक बाद जेड आता है, और जेड के बाद ए आता है, फिर एम के बाद एन आता है। तो उल्टा चलना है हमें, बस इसमें देखना है एल के बाद एम आएगा, टी के बाद यू आएगा, सेम है जैसे एच के बाद आई आएगा। तुम्हारा ए ऑप्शन है राइट। क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करवाएंगे, इसको भी यहीं छोड़ते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्शन का, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखो क्या होगा, 20, 62, 189, 571, 1718। तो इसमें मल्टीपल करके आया है आगे, मल्टीपल करने के बाद हम कुछ इस तरह आ सकते हैं 51 60, जैसे 20 3 60 2 62, वैसे इसको 60 3 180 और फिर 2 3 6 186 3 89, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे 3 बार गुणा करके, तो आ जाएगा हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी। फिर एक लाभांश का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करवाएंगे, बताए दे। अभी चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ये सभी एक कथन सभी संत भौतिकवादी हैं, सही है। कौन सा कथन सही माना जा सकता है? कह रहा है कि सभी संत भौतिकवादी हैं, तो इसके अनुसार सही क्या होगा? सभी संत मतलब आल में सही ट्रू पूछ रहा है, तो कंट्राडिक्शन पूछ नहीं रहा है, तो नो, आल का हम समानार्थक लिख नहीं सकते हैं। तो सही में हो सकता है सम, नीचे आएंगे तो ये कुछ संत भौतिकवादी हैं, आल का सम होता है ट्रू में, तो दूसरा हमारा राइट है। नेक्स्ट, कौन से कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य हैं? सभी संत भौतिकवादी हैं, कोई भी संत गैर भौतिकवादी नहीं है, और सभी गैर भौतिकवादी गैर संत हैं, कोई भी भौतिकवादी संत नहीं है। सभी संत भौतिकवादी हैं, ये तो सही है। कोई भी संत गैर भौतिकवादी नहीं है, गैर और नहीं हटा दो भौतिकवादी आ जाएंगे, दो निगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव। फिर सभी गैर भौतिकवादी गैर संत हैं, गैर गैर हटा दो भौतिकवादी ले लो, तीनों एक पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, तीनों सही हैं। लास्ट वाला कह रहा है कोई भी भौतिकवादी संत नहीं है, यहाँ पर एक निगेटिव वाक्य है, इसलिए हमारा केवल 3 होगा जो समतुल्य होंगे, ए बी और सी। नेक्स्ट है, कौन से कथन इस प्रकार संबंधित हैं कि दोनों गलत नहीं हो सकते पर दोनों सही हो सकते हैं? तो दोनों गलत नहीं हो सकते। सभी संत भौतिकवादी हैं, कुछ संत भौतिकवादी हैं, और कोई भी भौतिकवादी नहीं है, और कुछ संत भौतिकवादी नहीं है। कुछ संत भौतिकवादी हैं, कुछ मतलब सम पे आ गए, और बात करें हम कुछ संत भौतिकवादी नहीं हैं, तो कह रहा है दोनों गलत नहीं हो सकते। तो एक सही एक गलत है, ए और डी, दोनों गलत नहीं हो सकते, दोनों सही तो हो सकते हैं, ए हमारा डी सही है। नेक्स्ट, AEIO जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सब अच्छे से आ जाएगा, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, सब देखेंगे आगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, आगे है, बेशक XYZ राजनीतिक दल को आगामी चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त होने वाला है, ऐसा हर कोई कह रहा है, तो कौन इसमें फैलती है, कौन सा दोष है? अपील टू मेजॉरिटी, जाहिर सी बात है अपील टू मेजॉरिटी ही आएगा, सब कह रहे हैं बहुमत मिलेगा, तो बहुमत का आग्रह है, ना तो इमोशन होगा, ना तो क्वेश्चन होगा, ना सिलेक्टिव स्लोप होगा, जो कि इंग्लिश के पीछे हैं। सभी चीज़ें दृश्य हैं क्योंकि वे गेय हैं। क्लासिकल भारतीय तर्क मत के अनुसार कौन सा दोष है? गेय हैं मतलब ज्ञात हैं, तो ये हो जाएगा अनुसंभारी, साधारण नहीं होगा, असाधारण नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, तो अनुसंभारी इज राइट। फिर है, किस परिवर्णी शब्द और उसके विस्तार का यूं गलत रूप से सुमेलित है? जैसे GPS को हम लिखते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सिम को लिखते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, WiMAX लिखते हैं वायरलेस वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटिव फॉर
माइक्रोवेव एक्सेस। GSM है ग्लोबल सिस्टम फॉर मैनेजमेंट, नहीं है, ये गलत है। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मैनेजमेंट कभी नहीं होगा। ICT का क्वेश्चन है तो मार्क्स हो सकता है और कुछ, ये दूसरा हमारा गलत है। ये एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट वही कर सकते हैं जो ADC पढ़े हों, तिरुपति भी अगर किए हों तो संभवतः आ सकता है। तो इसमें हम उत्तर की बात कर रहे हैं। इट एड द डेटा फ्रॉम ऑल D18 सेल्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 सही लिखा गया है इसमें, ए इज राइट। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर आ गया। बाइनरी हर बार पहुंचता है, जो न सॉल्व करना जानते हो सीख लें अभी से। जैसे हम इसकी सबकी क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तब, और कोशिश रहेगी कि सॉल्व हो जाए 15-16 तारीख तक सारे PY के पेपर में जितने हुए अभी तक। तो देखो लिखा है कि ये C8 16 और 210 और बाइनरी 2 लगाया है, तो ये दोनों ये सब समान होना चाहिए, सबका निकालने पर समान ही मिलना चाहिए। 123 ऐसे है, 7 भी ऐसे है, ये भी दोनों सही ही आए हैं। हल करने क्लियर हो जाएगा, जो हल कर पाए कर लें, अभी बाद में तुम कराएंगे। नेक्स्ट है AD के कौन से कथन लेजर प्रिंटर पर लागू होते हैं। तो कह रहा है कि स्टेटमेंट AD अप्लाई टू लेजर प्रिंटर, A से D तक हमने पढ़ना है कौन से लेजर प्रिंट पर लागू होते हैं। पहला है चित्र के कागज पर अंकित करने के लिए घूर्णन रंग का उपयोग करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा है पाउडर टोनर का प्रयोग करता है, सही कह रहा है। और ये तीसरा कागज पर बिंदुओं को छिड़काव है तो नोजल का प्रयोग करता है, नहीं सही है। या प्रिंट हेड यंत्र वाले प्रयोग करता है, एक दूसरे चलता है। हमारा केवल यहाँ पर A और B राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी का एक घटक है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के विलक्षणों के संदर्भ में कौन से कदम सही है। रैंडम से पढ़ा भी जा सकता है और इस पर लिखा भी जा सकता है, सही कह रहा है। रैम अस्थायी मेमोरी है, बिल्कुल सही है। और रैम अस्थायी भंडारण, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन है इतने समझकर 2 DB 32 DB की रैम होती है, बिल्कुल गलत है। रैंडम केवल अस्थायी होती है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल रोम होती है। नेक्स्ट क्लोरी जल को शुद्ध करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग आने वाली किफ़ायती रासायनिक रोगाणुनाशी है। पेय जल में क्लोराइड की इष्टतम मात्रा बच्चों के दोनों दांतों में कैविटी रोकने में मदद करती है, बिल्कुल सही कह रहा है। कथन 1 और 2 हमारा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ENBOD का पूर्ण रूप है, तो यह है नाइट्रोजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, D राइट। सूट पार्टिकल आर, या हिंदी में देखें कज्जल के कण, मतलब जो लालटेन से या दीपक से निकलता है उसकी बात हो रही है, तो वो से क्या कहते हैं हम, तो है ब्लैक कार्बन, कार्बन बिल्कुल है। सी है विषाक्त होते हैं, ये बिल्कुल राइट है, आंखों में नहीं लगाया जा सकता है इसको। वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग योगदान देते हैं 100%। और फेफड़े के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ये भी सही कह रहा है कि बहुत हानिकारक होता है। अधिकांश मोटे साइज के रेंज में होते हैं, नहीं बहुत पतले होते हैं। बहुत पहले सब इसका यूज किया करते थे, जब ब्लैक बोर्ड या हमारे यहाँ डस्टर या चाक का अभाव होता था तो चाक होता था, या आजकल जो मार्कर है वो नहीं हुआ करता था, तो इसी को तख्ती एक होती थी उसमें लगा करके फिर सुखवा करके अपने अक्षरों को अच्छे लिखते थे। तीसरा इज राइट। ओजोन परत में हमें नुकसानदेह प्राकृतिक कणों से जाती हैं या स्थित होती हैं समताप मंडल में। अब जाता है बाबू है ना, बाबू ये कौन सा तो गए वैसे दे रहे ये ओजोन परत जो हमें नुकसानदेह कर जाती है प्राकृतिक से, वो हमारे समताप में होती है। क्षोभ में हम रहते हैं मध्यमंडल समताप के ऊपर, आयन मंडल उसके ऊपर। नेक्स्ट एक है उससे भी ऊपर वायुमंडल सबसे ऊपर है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाल ही में किया गया संशोधन है, किगाली संशोधन किया गया है, न कि नैरोबी कोपेनहेगन बैंकॉक। ठीक, पहला राइट होगा। राजा राम मोहन राय, ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता से भी और बहुत सारे सुधार किए हैं। सती प्रथा का अंत इन्होंने किया है, बाल विवाह भी का अंत में इनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। तो 2 इज राइट। नेक्स्ट, शिक्षा आयोग स्वाधीनता पूर्व 1883 से की प्रमुख टिप्पणियाँ क्या थी? तो ये रही तीनों कि स्थानीय सरकारों को आम शिक्षा सुविधाओं का विस्तार भी करना होगा, प्रत्येक कॉलेज कर्मचारी की संख्या अनुरक्षण में धन मुहैया कराना महत्वपूर्ण है, कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाए। दूसरा जो है 1857 की विज्ञप्ति में स्थान व्यक्तिगत नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं। भारतीय विश्वविद्यालयों को सामान्य पढ़ाई सांचे में ढालने का सकता है, ये भी सही नहीं है। तीनों सही है हमारा, सी और डी और ई। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, भारत सरकार। एक तो इधर मिला लेते हैं कौन कौन के आयोग से थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थॉमस वेंकटमैन, मैकाले, डब्ल्यू हंटर और टी। सबसे इजी तो इसमें भारत सरकार का जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और फिर हमारा हंटर आयोग जो आया था, डब्ल्यू हंटर वाला, ये आया था लॉर्ड रिपन के वायसराय जब थे तब आया था। एक 3 मिल गया हमारा उत्तर, तीसरा ही राइट। और फिर मिला देते हैं लॉर्ड कर्जन, ये हैं रिले के, विलियम बेंटिक हैं, ये थॉमस मैकाले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो, हो सकता है आगे पूछा जाए। नेक्स्ट है तक्षशिला पाठ्यक्रम विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थे। नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी। ये हमारा दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा के प्रबंधन में राज्यों और संघ सरकार के बीच सार्थक हिस्सेदारी निहित होगी। संविधान संशोधन में इस क्षेत्र के अनुसार शिक्षा समर्थित सूचिका दिखाएं। दोनों सही है और दोनों इसकी व्याख्या भी बहुत सटीक तरीके से कर रहा है। शिक्षा जो है संघ और राज्य की हिस्सेदारी में निमित्त होता है और उस क्षेत्र से शिक्षा समर्थित सूचिका विषय हो गया। एक कंकरेंट लिस्ट में आ गया। नेक्स्ट, अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम प्रश्न पैराग्राफ पढ़ेंगे। मानव समाज पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होगा। नगर नाती युद्ध जितना विध्वंसक विघटनकारी हल्का। तो मानव समाज पर जलवायु परिवर्तन का व्यापक प्रभाव होगा। आगामी शताब्दी में जो शताब्दी में घटित होने वाली प्रक्षेपित परिवर्तन भले ही सर्वत्र नाटकीय युद्ध या एक बहुत बड़े क्षुद्र से सीधे आघात से भविष्य युद्ध होती चलते विनाशकारी प्रवृत्ति के नहीं होंगे। ठीक, तो व्यापक प्रभाव पड़ेगा, मिल गया। परिवर्तन का प्रभाव होगा, व्यापक मतलब विघटनकारी। राइट, क्वेश्चन नंबर 1। 2 इसका देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन से सही नहीं है, इसे देख लेते हैं। निचले क्षेत्रों में के लिए खतरा होना, कृषि उत्पादन प्रभावित करना, विकासशील देश इसका वेतन पूर्ण करेंगे, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, विकसित देश कम प्रभावित होंगे। क्या कौन सही नहीं है? और जलवायु परिवर्तन तो हमारा विकासशील देश इसका वेतन पूर्ण करेंगे, बिल्कुल गलत है। विकसित देश कम पीड़ित होंगे, ये भी बिल्कुल। निगेटिव वाक्य हटा दो और पॉजिटिव ले लो बस। तो सी और निगेटिव ज़्यादा जा रहा है, यही हमारा सही होगा। ठीक, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। विकसित देश कम पीड़ित होंगे, ये बिल्कुल गलत है। विकासशील देश इसका वेतन को, ये भी बिल्कुल गलत है। सरासर सी और ई राइट। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन का विश्व पर प्रभाव पड़ेगा समान रूप से, विकासशील विश्व पर कम, असमान रूप से, विकसित सतह पर बिल्कुल समान रूप से तो नहीं, असमान रूप से पड़ सकता है। जैसे अभी भी देखा जा रहा है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, एक ही प्रदेश में देख लो, एक सिरे पे हो जाते हैं, दूसरे सिरे पे नहीं होते। तो असमान रूप से तो ऑल वर्ल्ड है, ऑल वर्ल्ड में सभी जगह एक समान रूप से परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, अलग अलग जगह अलग अलग रूप में। तो असमान रूप से ही होगा, अगर पढ़ें तब भी वही मिलेगा। जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करना समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन समृद्ध और गरीब निर्धन देशों के बीच अंतराल को कैसे प्रभावित करेगा? तो अंतराल में वृद्धि करेगा जलवायु परिवर्तन गरीब निर्धन देशों के बीच, तो जाहिर सी बात है अंतराल में वृद्धि करेगा, कमी करेगा नहीं। ठीक, पढ़ने का आवश्यकता नहीं पैसे। फिर विकसित विश्व जलवायु परिवर्तन बेहतर ढंग से सामना कर सकता है। विकसित विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य उत्तरदायी है, सब सही है। सामना भी कर सकता है, उत्तरदायी भी है। राइट,
हो गया हमारा 50 क्वेश्चन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गाइज। आप भी नेट जो है अगर हुई जल्दी से मिठाई में खिलाइए।